हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है बच्चों, तो उसमें बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है। साथ में बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमेय सूत्र पूरा क्लियर करेंगे। मतलब दो टॉपिक यहां पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है बच्चों। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कोई भी प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगता है। ठीक है बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ये हो गया, कॉपी कर लेते हैं बच्चों, ये आपका दूसरा हो गया, फिर ये आपका तीसरा विद्युत क्षेत्र रेखा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। ठीक है, ये बच्चों आपका विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है बच्चों। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हों और समदूरस्थ हों, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा पे। अब इस पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं बच्चों। क्या रखते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो विजातीय आवेश है, दो विजातीय आवेश है, सॉरी, दो विजातीय आवेश है। ठीक है, दो विजातीय आवेश हैं, ये लो, दो विजातीय आवेश हैं, एक आपका प्लस क्यू है और एक आपका माइनस क्यू। तो यहां पर मैं दे देता हूं प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर मैं दे देता हूं माइनस क्यू। तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं ए बी। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और ये आपका बी। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं ए, यहां पर ए, तो यहां पर अपन बी दे देते हैं। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। अब बच्चों आप सबको पता है कि यदि मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो उस बल से उस पर एक तीव्रता लगती है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E बराबर आवेश पर लगने वाला बल। तो उस पर बल का मान कितना हो जाएगा? F बराबर QE। F बराबर QE। और ये बल जो है बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र मतलब ये विद्युत क्षेत्र के पैरेलल लगेगा। मतलब पैरेलल नहीं कह सकते, हाँ पैरेलल लगे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है, पैरेलल मतलब समानांतर लगता है, तो विद्युत क्षेत्र के समांतर लगेगा। यानी यदि हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बात करें तो यहां पर एक बल लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, यहां पर आपका प्लस का QE बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है। और ये बच्चों यहां पे जो बल लगेगा इस डायरेक्शन पे लगेगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। यहां पर आपका बच्चों यहां पे भी एक बल लगेगा जो QE के बराबर होगा। ये हमने बल का फार्मूला निकाला है। तीव्रता का आपने पढ़ा है। तीव्रता क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश पर लगने वाला बल। यानी आवेश पर कितना तीव्रता है इस बिंदु पर, यानी बिंदु ए पर जो प्लस क्यू है, यहां पर तीव्रता कितनी है तो F अपान क्यू के बराबर होगा। इसी से हम बल का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्लियर कि हमने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र है, फिर माना भी लिखना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव हमारा रखा हुआ है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। इस पर जो बल लग रहा है प्यारे बच्चों, वो जो बल का मान है वो यहां पे प्लस क्यू पर प्लस QE लगेगा बल और यहां पर माइनस QE लगेगा बल। तो ये बल हो गया। अब देखो यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, डायग्राम बन जाएगा ना, तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, इसको आगे बढ़ाता हूं लगभग यहां तक और इसको इधर बढ़ाता हूं। ठीक, ये बढ़ा दिया और इसको एक बिंदु दे देता हूं प्यारे बच्चों, एक बिंदु दे देता हूं। कौन सा बिंदु दे दूं? A B, यहां पे C दे देता हूं। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूंगा कि जो दो बल लग रहे हैं,
है ना, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसे आप बोलोगे AC है सर, AC, क्योंकि ये बल बच्चों ये क्रिया रेखा हो गया, ये बल हो गया, इसके बीच की लंबवत दूरी यानी दो बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी वो आपका AC कहलाएगा। तो यदि आपसे डायग्राम है ना बने तो फिर भाई साहब कुछ भी नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले आपको डायग्राम सीखना जरूरी है। इतना यदि आपसे डायग्राम बन गया, यहां पे यदि मैं कह दूं कि कोण कितना बना रहा, मान लीजिए थीटा कोण, इतना डायग्राम बन गया तो मान लीजिए आपका वलयुग्म आघूर्ण बन जाएगा। अब होगा क्या बच्चों, ये बल इधर खींच रहा है, ये बल इधर खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को विपरीत बल लगाएंगे बच्चों, और इसके कारण ये जो वैद्युत द्विध्रुव है कोशिश करेगा कि विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो जाए। ये दो बल कार्य कर रहे हैं, हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है बच्चों, इन दोनों आवेश के कारण बल लग रहे हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेंगे, है ना, जिसके कारण इस पर एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। उसी आघूर्ण को निकालते हैं और उसका बल आघूर्ण का फार्मूला होता है एक बल और दोनों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, एक की क्रिया रेखा ये हो जाएगी बच्चों और एक की क्रिया रेखा ये हो जाएगी, इसकी लंबवत दूरी इसको लेंगे। हम AB को लंबवत दूरी नहीं कह सकते, ये आवेश की लंबाई हम मान सकते हैं कि भाई AB जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये जो दूरी है यहां से यहां से बच्चों आवेश की जो दूरी है 2a है, कितनी है बच्चों 2a, यहां से यहां तक, है ना, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी हम माना लिखना शुरू करते हैं। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, है ना, डायग्राम समझ में आ गया कि माना AB क्या है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू से निर्मित है, प्लस क्यू व माइनस क्यू से निर्मित है। ठीक है, ज्यादा हम माना नहीं लिखेंगे। जिसकी लंबाई प्यारे बच्चों कितना है 2a है, देख लो जरा 2a है बच्चों, है ना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई में रखा गया है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब बच्चों मैं कहता हूं कि प्लस क्यू आवेश पर बल कितना लग रहा है, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर क्या लगने वाला बल कितना लग रहा है बच्चों, कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर प्लस का QE लग रहा है। बल कैसे निकाला था, तीव्रता के आधार पर, ठीक है। अब मैं कह देता कि सेम यही बच्चों माइनस क्यू आवेश किस पर प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ये माइनस का QE है ना। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ कैसे कैसे लग गया कि विद्युत क्षेत्र में हमने आवेश रखा है तो वहां पर बच्चों बल लगता ही लगता है। तो प्लस क्यू आवेश कारण लगने वाला बल और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, अब दो बल लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने के प्रयास करेंगे बच्चों। यानी जो आपका एक प्लस QE है माइनस QE है, इस प्रकार से बल लगाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं है,
आप सीधा सीधा इस पर लगाओ कि भाई कि वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा। अब क्या सर, अब सीधा वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसके लिए हम टाउ बराबर कहते हैं बच्चों एक बल, दोनों में से कोई एक बल, ठीक है, गुणा में दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, नीचे लिख लेना, इस लाइन में नहीं आ रहा था। मतलब मैंने कहा टाउ बराबर एक बल कितना होगा आपका, एक बल QE हो जाएगा इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया AC, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों AC। इसको एक समीकरण दे देते हैं, और त्रिभुज आपको ABC नजर आएगा, और इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे। बोलेंगे साइन थीटा क्यों सर, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा क्या है बच्चों AC है, लंब हमारा क्या है AC बटा कर्ण आपका क्या है AB। अब आप कहोगे AC का मान कितना है सर, AC का मान मुझे निकालना है क्योंकि AC मुझे यहां पे वैल्यू पुट करना है, और AB का मान 2A है, ठीक है। यहां से मैं AC बराबर निकालूं बच्चों, AC बराबर, तो पक्षांतर करोगे 2A इधर आएगा, 2A साइन थीटा। AC का मान समीकरण 1 में रख दो, आपका बलयुग्म आघूर्ण आ गया। AC का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर AC का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखने बच्चों, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा आपका, QE बल लग रहा है, और AC का मान कितना हो जाएगा 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखना 2A है ना, तो 2 सामने ले आओ, QA इंटू E 2QA ऐसा कर दो, फिर इंटू में E साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अरेंज कर रहे हैं, अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2QA बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर हम बलयुग्म आघूर्ण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं पर बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण। यहां पर क्या निकाल रहे हैं, बलयुग्म आघूर्ण। क्या निकाल रहे हैं, बलयुग्म आघूर्ण, और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, समझिएगा। क्योंकि P बराबर होता है 2QA, 2QA ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। इसलिए समीकरण 2 से बच्चों टाउ बराबर, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P कर दो, PE साइन थीटा, और इसको आप समीकरण 3 दे दो, और इसका सदिश रूप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। सदिश रूप कैसे, ये हो जाएगा P क्रॉस E। सदिश रूप आपने कर लिया, ये आपका सदिश रूप हो गया, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों यहां से आप लोग इतना कर सकते हैं, क्योंकि अपन इसके बाद स्थित निकालेंगे ना, तो ये आप लोगों ने यहां से लिखना शुरू किया। ज्यादा मैंने माना नहीं लिखा, क्योंकि लंबा चौड़ा लिखने से भी बच्चों को परेशानी होती है,
ठीक है, कि हमारे पास बच्चों ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू निर्मित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ना। बिंदु ए पर जो प्लस क्यू है इस पर लगने वाला बल क्यू ई है, बिंदु बी है इस पर लगने वाला बल माइनस क्यू है, एक दूसरे को है ना विपरीत दिशा में बल लगाएंगे बच्चों और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेंगे। इन जो दो बल हैं आपके पास, ये इस वैद्युत द्विध्रुव पर ऐसे बल लगाएंगे कि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए, तब बच्चों इस पर बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बलयुग्म आघूर्ण, तो ये बलयुग्म आघूर्ण कहलाता क्या है, एक बल, दोनों में से कोई एक बल ले ले और इन बलों के जो दो बल हैं बच्चों, इन बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है ना, इन बलों के यहां पर सेलेक्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट करने पर ये भी सेलेक्ट हो जाता है चलो कोई बात, ठीक है। तो भैया ये हो जाता है अपना बलयुग्म आघूर्ण, एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल आपका क्यू ई हो गया बच्चों, क्रिया रेखा के बीच की दूरी आपकी एसी है, हमने एसी लिया। अब यहां पर हम साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, साइन थीटा लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमको एसी का मान निकालना है और साइन थीटा से ही फार्मूला सेट होगा, आपका हो गया लंब, लंब बटा कर्ण, तो एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी, इससे हमारा एसी का मान निकल कर आ जाएगा 2a साइन थीटा। हम एसी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जब एसी का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो अपना कितना आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो क्यू ई 2a साइन थीटा, 2 को सामने ले गए, ई को इधर ले गए तो 2qa। इसको अरेंजमेंट क्यों किए, क्योंकि ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका हमने सदिश रूप में लिख दिया। अब बच्चों इसका अपन क्या है, कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कैसे लगाएंगे थोड़ा समझिएगा, यहां पर मैं यदि इसी में समझाऊं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। कंडीशन लगाता हूं, ठीक है, चलो कंडीशन लगाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, अलग से डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा समझिएगा बच्चों। एक समान विद्युत क्षेत्र में बना रहा हूं और इसको अपन, ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। थोड़ा एक समान विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहे हैं अपन, 3 स्थिति लगाएंगे ना बच्चों, 3 स्थिति लगाएंगे, ठीक है, इसलिए 3 अपन यहां पे जनरेट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक, ये लो भैया, ये सब में एक समान विद्युत क्षेत्र है, सब में बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये सब में एक समान विद्युत क्षेत्र है, डायरेक्शन सेम है, सब में एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों, सब में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है सर, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें मैं वैद्युत द्विध्रुव पहला जो कंडीशन लगा रहा हूं, पहला कंडीशन इस तरीके से लगा रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव मेरा कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, विद्युत क्षेत्र के कैसा हो जाए बच्चों, लंबवत हो जाए। तो यहां पर एक मैं वैद्युत द्विध्रुव लेता हूं जो कि ये सीधा लंबवत हो गया, दूसरा इसके बिल्कुल समानांतर हो जाए, ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार समानांतर ना होकर के 180 डिग्री का बन जाए। 180 डिग्री का कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 180 डिग्री कैसे मैं बताऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल यहां पर मैं कहता हूं आपका ए था, आपका ए था प्यारे बच्चों, यहां पे आपका प्लस क्यू आवेश था, यहां पे आपका माइनस क्यू, ए और बी था, ठीक है। ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा बराबर कितना बना बच्चों, 90 डिग्री, दोनों के बीच 90 डिग्री बना। यहां पे जो थीटा है, यहां पे जो थीटा है वो 0 डिग्री, आपका ए है और ये बी है, इधर यदि माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू है। इस बार थीटा क्योंकि इसके समानांतर है, जो वैद्युत द्विध्रुव है ये पहला परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ये बच्चों आपका कैसा है, तो ये समानांतर है, 0 डिग्री पर है। यहां पर देखो इसके विपरीत कर दें, यानी इधर आपका ए हो जाए और इधर बी हो जाए, इस बार जो थीटा बनेगा बच्चों, थीटा जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और प्लस इधर है बच्चों और माइनस इधर है, तो भाई यहां पर इसकी जो दिशा इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है। तो इस बार जो हमारा
ये वैद्युत द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच 180 डिग्री बन रहा है। यहां पर बच्चों 0 डिग्री बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री, 3 स्थिति बनता है। ये डायग्राम के माध्यम से दिया, आपने समझ गया तो फिर कहानी आपका क्लियर है। कंडीशन यहां पर मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों, कंडीशन है हमारा, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कि जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 का मान 0 होता है बच्चों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है सर। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। जब साइन 90 का मान 1 हो गया तो यहां पर टाउ बराबर कितना हो जाएगा पीई, है ना। इसका मान जो है बच्चों अधिकतम है, क्या है अधिकतम है। तो ये स्थायी संतुलन में है, स्थायी संतुलन में है, संतुलन में है, ठीक है, स्थायी संतुलन में है। इधर उधर इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री है, अधिकतम स्थायी है, मतलब बलागुण अधिकतम लग रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां पे स्थायी संतुलन इसको हम नहीं कह सकते हैं, ये अधिकतम बलागुण लग रहा है, तो इसको स्थायी संतुलन मत कहो, है ना, संतुलन में, क्योंकि इसमें अधिकतम बलागुण लग रहा है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो कंडीशन करेंगे बच्चों, आप पेपर में भी ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, नंबर नहीं कटेंगे। जो कंडीशन है वो सेकंड है, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या हो जाए, थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। इसलिए बच्चों ये आपका 0 है, तो ये आपका स्थायी संतुलन में होगा। किसमें बच्चों, स्थायी संतुलन में, इसे लिखेंगे आप स्थायी संतुलन में, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। इसके बाद अपना तीसरा कंडीशन आ जाएगा, तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर, कि यदि थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री, तब टाउ बराबर पीई साइन 180 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 180 का मान -1 होता है, तो माइनस पीई, तो ये बच्चों न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। प्लस पी में अधिकतम और माइनस पी में आपका न्यूनतम हो जाएगा। तो आपका ये स्थायी संतुलन था, ये आपका अस्थायी संतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अस्थायी संतुलन। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, इसलिए तो बोलता हूं मात्र 100 रुपए का नोट्स लगता है, और 100 रुपए में बच्चों आप प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स में आपका समय बचत होता है। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, ये चीज हो गया बच्चों। यहां से आपका तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे किसका, वैद्युत फ्लक्स का। थोड़ा सा समय देंगे, इसमें समय लगेगा वैद्युत फ्लक्स में 10 मिनट 15 मिनट, इसमें भी समय लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। गर्मी आप लोगों को भी लगती है कि नहीं, आप लोगों की इधर गर्मी है कि नहीं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, है ना। हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करते हैं कि प्यार भरा कमेंट कब आएगा आप लोगों का। ठीक है, नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट नंबर हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं, तो नंबर है मेरा 9685299149। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना 9685299149 इस नंबर पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग लगाओ बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। क्या, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे बोलेंगे, जिसको हम फाई इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमारा वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, फाई इसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और बढ़िया इसको सीखेंगे बच्चों वैद्युत फ्लक्स को। देखो हमारे
हमारे पास बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र ही बना लो सर, सबसे बढ़िया। एक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यह वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में यह हमारा वैद्युत क्षेत्र बच्चों, ठीक है। यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई आपका पृष्ठ है, कोई पदार्थ है, कोई चालक है, यहां पर हम रख दिए। जैसे हम इस पर कोई भी चालक रख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी चालक रख दो, ठीक है। कोई चालक रखते हैं बच्चों, ऐसे रख देते हैं, कोई चालक रख देते हैं, ऐसा हमने चालक रख दिया। अब इस चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। जैसे बच्चों मान लीजिए इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं और बीच में हमने एक चालक पदार्थ रख दिया, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरेगी। तो इस पृष्ठ से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो किस किस पर डिपेंड करेगा? कितने एरिया से होकर जा रहा है और कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अब बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या? किसी आवेश से यह क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो सकती है। एक काल्पनिक वक्र है ना, एक काल्पनिक वक्र है जहां एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? कि किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सके, वो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से चलती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से चलती है। अब उस विद्युत क्षेत्र रेखा में ऐसा मैंने कोई पदार्थ रख दिया, हो सकता है वो बेलनाकार हो सकता हो गोलाकार हो सकता हो आयताकार हो, कैसे भी हो सकता है ना। आगे चलकर आप जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, डायनेमो वगैरह जब पढ़ोगे। तो इसके लंबवत कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं बच्चों? हमने एक पृष्ठ रख दिया, इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, एक समान विद्युत क्षेत्र था, और कितनी एक समान विद्युत क्षेत्र में कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं वो उसका क्या कहलाए बच्चों? ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, ठीक है। ये आपका एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी टोटल जो संख्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो टोटल संख्या है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लोगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी विद्युत क्षेत्र में, लिख देता हूं परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से कैसा बच्चों? अभिलंबवत, अभिलंबवत पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसको नोट डाउन करना है थोड़ा सा, ये लो, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है किस किस पर डिपेंड करेगा? ये जो वैद्युत फ्लक्स है, मैं कहता हूं मान लीजिए एक अल्प पृष्ठ से होकर जाता है, तो अल्प पृष्ठ के लिए मैं कहता हूं कि ए डी फाई ई रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है, डी फाई ई अल्प पृष्ठ के लिए, तो कितना तीव्रता है बच्चों, और दूसरा चीज कितना पृष्ठ है, या किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल जाता है डेल्टा फाई ई, अल्प के लिए बात कर रहे हैं तो ई इंटू डेल्टा एस। ये तो डिपेंड करता है हम किस तरीके से मानकर चल रहे हैं, ठीक है, ये तो डिपेंड करता है किस तरीके से हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अल्प के लिए हम ये दोनों चीज, हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आपके बुक में कुछ इस तरीके से संरचना रहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक पृष्ठ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा पृष्ठ हो गया और ये पृष्ठ हो गया, ठीक है। ठीक, ये हमारा एक पृष्ठ हो गया। अब बच्चों इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करेगी, ये विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है। बोलो सर प्रवेश करे तो निकले भी यहां से, निकलेगी भी यहां से, ठीक है, जितना प्रवेश करेगा उतना निकलेगा भी, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकल भी रहा बच्चों। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो टोटल संख्या है, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे आपको समझना जरूरी है कि इसका एरिया वेक्टर भी होता है। जैसे मान लीजिए इसका एरिया, मान लीजिए हम डेल्टा एस लेकर चल रहे हैं, तो इसका भी क्षेत्र सदिश होता है बच्चों, इसका भी क्षेत्र सदिश होता है, ठीक है। इसीलिए कितना एरिया से होकर जा रहा, मतलब एरिया कितना है बच्चों, और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही है, उनका मल्टीपल जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। अब हमने कहा लंबवत जा रही है, लेकिन कभी ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि लंबवत ना जाकर के टेढ़ा चला जाए, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कैसे टेढ़ा सर, ये आपका बुक था, ये बुक था, ये हमारी क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, हो सकता है क्षेत्र रेखा ऐसे टेढ़ा चला जाए, तो केवल हम उसको कल्पना करेंगे लंबवत में ही, क्योंकि भी टेढ़ा है तो टेढ़े को हमेशा दो घटक में वियोजित करते हैं, एक आपका क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अभी मैं आपको बताता हूं, और केवल उसके हम लंबवत वाले भाग को ही मानकर चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मान लीजिए सीधा सीधा जा रहा था चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बार बार आ जाता है माइंड में, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी लंबवत जा रही थी, उसकी टोटल संख्या हमने तो कर दिया ऐसे, लेकिन सर यदि विद्युत क्षेत्र रेखा इसके परपेंडिकुलर ना हो, कुछ परपेंडिकुलर कुछ ऐसे टेढ़े में जा रहे हो, तो फिर अब इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं और फिर उसमें हम आपको समझाएंगे कि वो कैसा चीज हम आपको समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अभी ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि ये आपका डेल्टा एस था। अभी डायग्राम समझ लो तो चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और इसको किनारे कर दूं तो ठीक रहेगा, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसको मैं किनारे कर देता हूं, तो ये आपको डायग्राम क्लियर हो ही गया है ना। अब बच्चों एक डायग्राम फिर से बनाता हूं कि मेरा एक पृष्ठ है, ठीक है, एक मेरा पृष्ठ है, और इस बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये पृष्ठ है बच्चों, इस बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधे नहीं जाती हैं, पर ध्यान रखना इसका जो क्षेत्र सदिश है वो लंबवत ही रहेगा, इसका जो क्षेत्र सदिश है लंबवत ही रहेगा, लेकिन जो क्षेत्र रेखाएं हैं इस बार लंबवत ना जाकर के कुछ टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। कैसे टेढ़े मेढ़े, जैसे मान लीजिए यहां से प्रवेश कराता हूं, ठीक है, ऐसे प्रवेश कराता हूं, ऐसे प्रवेश करा रहा हूं, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रवेश करते हैं, तो फिर यहां से ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ठीक है, और ऐसे निकलेंगे, तो ये थीटा कोण बनाते हुए निकलते हैं। किस तरीके से बच्चों, थीटा कोण बनाते हुए, इस बार लंबवत नहीं जा रहे हैं, थीटा कोण बनाते हुए ऐसे जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी है, आपका मतलब क्षेत्र सदिश ऐसा है बच्चों, और विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी जा रही हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा आपका एक पृष्ठ हो गया, पृष्ठ का एरिया वेक्टर ऐसा होगा लंबवत, या तो इधर होगा बच्चों या तो इधर होगा। एरिया वेक्टर, हर पृष्ठ पे एरिया वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, क्षेत्र सदिश, सॉरी एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्र सदिश, तो इसका क्षेत्र सदिश इधर है, और इस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ इस तरीके से टेढ़ा जा रहा है, थीटा कोण बनाती है। जैसे ये आपका एरिया वेक्टर हो गया,
और ऐसा उससे टेढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा टेढ़ा जा रहा है। तो हमने आपको एक परिभाषा बताया वैद्युत फ्लक्स की कि केबल और केबल लंबवत वाले को ही हम काउंट करेंगे, इसलिए इस जो कोण टेढ़ा होकर जा रहा है इसको दो घटक में वियोजित कर देंगे। इसको जब दो घटक में वियोजित करेंगे तो दो घटक में वियोजित होता है बच्चों, जैसे यहां पर मैं एक अलग से डायग्राम बनाकर फिर से समझाऊंगा, प्लस कर लेता हूं और एक अलग से डायग्राम इस तरीके से बनाऊंगा बच्चों कि मान लीजिए ये आपका एरिया वेक्टर था डेल्टा एस, ठीक है। यहां पे ये कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था, और इसको हम जानते हैं ये ई है। इस ई को दो घटकों में वियोजित करेंगे। कैसे सर, देखिएगा मैं आपको बताता हूं बच्चों, गौर से याद रखिएगा। इसको यदि मैं मिला दूं, ठीक है, इसको मिला दूं तो, और इसके समानांतर इसको मैं एक और खींच देता हूं, तो जब भी बच्चों कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये क्या है, लंब है, ध्यान रखिएगा ये लंब है, और लंब को हम बच्चों ई साइन थीटा रिप्रेजेंट करेंगे और आधार को ई कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया कुछ? ये कैसे सर, चलो भाई उसको भी समझा देता हूं। ए बी सी है, मुझे इसको दो घटक में वियोजित करना है, एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो साइन थीटा का जब फार्मूला लगाता हूं पर बच्चों, साइन थीटा, साइन का फार्मूला होता है लंब, लंब आपका ये एसी है, मान के चलता हूं एसी है, एसी बटा कर्ण बच्चों आपका ए बी। तो एसी बराबर कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा, यही तो मैंने कहा। और ए बी का मान कितना है अपना, ए बी का मान है ई, तो ई साइन थीटा। तो लंबवत के लिए अपना क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा मतलब ई साइन थीटा। और आधार के लिए कितना आ जाएगा, आधार के लिए तो कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका बीसी है, आधार आपका बीसी है, कर्ण क्या है बच्चों, ए बी है, तो बीसी यहां से निकालना चाहता हूं मैं, तो हो जाएगा ए सी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ए बी का मान आपका ई है, ई है, तो ई कॉस थीटा। मतलब मेरा जो ये वाला भाग है, आधार वाला भाग है, आधार वाला भाग है वही, तो जैसे ये आधार वाला, इसको दो घटक में वियोजित करेंगे, जो आपका ई है बच्चों, ये ई है, क्या है, ई है। इसको जब दो घटकों में वियोजित करेंगे तो केबल और केबल, समझिएगा, जब दो घटकों में वियोजित करेंगे तो केबल और केबल बच्चों, इसका जो क्षैतिज होगा, जैसे ये कोण है, इसमें दो घटक हो जाएंगे। एक तो घटक आपका, एक घटक आपका कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे मान के चलता हूं, तो एक घटक के ऊपर की ओर जाएगा और एक घटक इधर जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा ई साइन थीटा, हर एक जगह यही तो होगा। और ये वाला जो होगा वो ई कॉस थीटा। तो इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में हम ई कॉस थीटा को ई के जगह ई कॉस थीटा लेंगे। तब यहां पर आपको यदि फाई ई बराबर निकालना होगा बच्चों, तो इस तरीके से आपको ई के जगह ई कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, क्या, ई कॉस थीटा। और मान लीजिए ये आपने जो क्षेत्र लिया है बच्चों उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई इंटू डेल्टा एस कॉस फाई। और जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे बच्चों, सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर लगाएंगे तो ई डॉट डेल्टा एस, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये आपको किसी बुक में उतना सटीक से लिखा हुआ नहीं मिलेगा जितना मैं डीप में आपको समझाने की कोशिश किया हूं, है ना। समय लगेगा, क्योंकि जो बेहतर समझना चाहता है उसके लिए भाई हम बेहतर समय देंगे, ठीक है। कहां कहां से आ गया, पूरा हिंदी लंबा चौड़ा हम कहानी नहीं लिखेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं करनी से ये डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका मात्रक विमीय सूत्र हम फटाफट करेंगे, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, चलें आगे चलते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, थोड़ा सा प्लस करते हैं। अब आप लोगों के पास ये दोनों फार्मूला जनरेट हो चुका है ना। जरूरत पड़ेगा आगे तो आपसे बनना चाहिए, बनेगा ना। अरे बाबू देखो अपना आ चुका है, अपना एक चीज ये फार्मूला निकल कर आया कि डेल फाई बराबर होता है सर ई, डेल फाई बराबर होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो पहला कंडीशन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो डेल फाई ई बराबर ई डेल्टा एस कॉस 90, कॉस 90 का मान शून्य होता है।
तो मतलब डेल फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बच्चों यदि 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 ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाए, एरिया वेक्टर मतलब जानते हो क्या, एरिया वेक्टर आपका बच्चों, इसमें एरिया वेक्टर इधर था, एरिया वेक्टर इसका ये है, जैसे आपका ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ समझ में आया ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है। इस एरिया वेक्टर के लंबवत यदि विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाए तो फिर यहां पर फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके समानांतर कहला जाएगा, एरिया वेक्टर के लंबवत है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से चलेगा, तो इसमें से कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, समझ में आया कुछ, मैं नहीं समझे भैया, अब समझो। एरिया वेक्टर इसका ऐसा है, एरिया वेक्टर इसका ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है ना, और इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब ऐसा हो जाए, विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब ऐसा, अभी ऐसा ना जाकर के विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा हो जाए, तो ये वाला का कोई मतलब ही नहीं, लंबवत का कोई मतलब ही नहीं रहता। एरिया वेक्टर के लंबवत, मैं पृष्ठ की लंबवत बात नहीं कर रहा हूं, एरिया वेक्टर के लंबवत, एरिया वेक्टर इधर है, इसका ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया वेक्टर के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाए। आप समझ में आया ना, समझ में आया, ये चीज बच्चों मैंने आपको यहां पे समझाया। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि यदि प्यारे बच्चों, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इस बार अधिकतम होगा मान ई इंटू डेल्टा एस के बराबर हो, इस बार अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बताया कि एरिया वेक्टर भी इधर है और क्षेत्र सदिश, मतलब एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश भी इधर है और विद्युत क्षेत्र भी उधर है। देखो जरा, एरिया वेक्टर भी इधर है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उधर है, दोनों का विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा भी उधर है, एरिया वेक्टर भी उधर है, उनके बीच 0 डिग्री है, लेकिन पृष्ठ के तो लंबवत है ना भाई, मैं कह रहा हूं ये पृष्ठ है, एरिया वेक्टर भी उधर है, विद्युत क्षेत्र भी उधर है, तो उन दोनों के बीच तो कोण 0 है, लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत हो गया। यही माइंड में लोगों को परेशान हो जाता है कि सर थीटा बराबर 0 डिग्री बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत है। देखो ये एरिया वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र है, उनके बीच जो कोण है वो 0 डिग्री है, मतलब ऐसा एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र इनके बीच कोण 0 डिग्री है, लेकिन जो यहां पे पृष्ठ आया होगा उसके तो लंबवत है बच्चों, इसलिए वहां पर अधिकतम वैद्युत फ्लक्स का मान निकल कर आ जाता है। ठीक है, बाकी मात्रा का आप लोग बता दो, मात्रा कहीं से अपन जनरेट कर लेंगे, मात्रा का आप लोग बता दो बच्चों। मात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मात्रक के लिए हम फार्मूला इसी का लगाते हैं, डेल्टा फाई ई बराबर होता है ई इंटू डेल्टा एस। ये आपका फार्मूला आपने पढ़ा है, बल बटा आवेश, और ये आपका बच्चों डेल्टा एस क्षेत्रफल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और आवेश का प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, प्रति कूलाम। बिमी सूत्र बताओ, बिमी सूत्र। सर बिमी सूत्र के लिए बल का होता है ml (10⁻⁻²), ये आपका बल का है। और बच्चों आवेश का होता है धारा गुणे समय। ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ml हो गया आपका 3 (10⁻⁻3) 1⁻⁻1। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन। थोड़ा सा समय लगा ना, मैं बोला था पहले भी कि समय लूंगा भाई, इतना सारा चीज समझाने के लिए समय लगता है ना। चाहता तो इसको 2-4 मिनट में भी काम हो जाता है, लेकिन संभव नहीं है बच्चों, है ना। यदि सुपर फास्ट जब रिवीजन करेंगे ना तो ये 2-2, 3-3 मिनट में खत्म करेंगे, 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट में, ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, ऐसे से ऐसा। जो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, एक पॉइंट कहीं भी ना छूटने पाए। भले कम देखते हैं बच्चे, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं तो ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, मुझे इस पर भरोसा रहता है ना। धीरे धीरे सुधार होगा यार, टेंशन मत लो। राइटिंग वगैरह में कमेंट मत किया करना आप लोग। हाँ, नोट्स जरूर ले लें आप लोग, एक छोटा सा सपोर्ट के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।